आने वाले समय में पाकिस्तान का तो मैं कुंडली देख रही हूँ कि अस्तित्व ही मिटने वाला है। 2026 जुलाई या अगस्त तक आप देखना 2 से 3 भाग में पाकिस्तान डिवाइड हो जाएगा। कोविड बीमारी आई थी 2020 में, कई जाने गई। क्या इस तरह की कोई बीमारी आने के भी कोई चांसेस हैं? राहु और केतु ये संक्रमण के कारक हैं, इन्फेक्शन देने के कारक हैं। आने वाले समय में संक्रमण जैसे कुछ ऐसे कीटाणु या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस आ सकते हैं। जो करंट गवर्नमेंट है उसका क्या फ्यूचर देख रही है? आई एम टेलिंग यू, मोदी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। 2029 तक ही विल बी इन द पावर। अरविंद केजरीवाल का क्या फ्यूचर है? दिल्ली में वापस आ पाएंगे? कमिंग पीरियड में अभी तो नहीं दिख रहा है। सलमान खान की बात करें, सलमान खान को बहुत अटैक की धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई की ओर से, तो क्या फ्यूचर में ऐसा देखा जाए कि उनके ऊपर कोई अटैक का खतरा है? फ्यूचर में अटैक्स होने के चांसेस हैं, मैं समझती हूँ उससे 5 से 6 महीने के बाद। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन है? 80 to 90% चांसेस योगी being be the face of PM of India after Modi is very strong. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों देश जंग के मुहाने पर थे, लेकिन सीज फायर लागू हो गया। अब ऐसा होने के बावजूद हमारे दिमाग में कई सारे सवाल हैं, जिनके जवाबों को जानने के लिए आज हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, डॉक्टर नीति शर्मा जी। डॉक्टर नीति, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर सिनेरियो बना हुआ था, लेकिन वॉर हुआ नहीं, सीज फायर लागू हो गया। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? वॉर हुआ नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करती। वॉर चल रही है। वॉर इज़ नॉट ओनली फाइटिंग ऑन द फील्ड। 90% वॉर जो होती है वो प्रिपरेशन है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक चीज़ें। किस प्रकार से भारत ने जो जल संधि को विच्छेद किया है, उसकी बैकबोन को तोड़ा है, वहाँ से उसके कितने पावर प्लांट्स चलते थे, बिजली की वहाँ पे दिक्कत आएगी। हमने ट्रेड बंद कर दिया है पाकिस्तान के साथ, हमने उनके साथ एयर स्पेस बंद कर दिया है। जियोपॉलिटिकल लेवल पे वर्ल्ड फ्रंट में कि पाकिस्तान एक आतंक का स्थान है, ये हमने उसको सशक्त उदाहरण के साथ, एविडेंस के साथ हमने किस प्रकार से प्रिसाइज अटैक्स करे हैं। क्योंकि मोदी जी की घोषणा भी यही थी कि दिस वॉर इज़ अगेंस्ट टेरर, अगेंस्ट टेररिज्म, और टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड बाय हैंड, और कोई भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर ओनली। तो अगर उन्होंने पहलगांव में अटैक किया तो हमने भी उनके आतंक के जो ठिकाने, हमने प्रिसाइज अपनी मिसाइल्स के द्वारा, सेना सशक्त बलों को मेरा हार्दिक उनको नमन है, उनके शौर्य का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया किस प्रकार से प्रिसाइज अटैक्स करे। तो वॉर इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन वॉर का मतलब फाइटिंग नहीं होता है। डिप्लोमेटिकली, क्योंकि आज की युग में जो वॉर है बहुत ज़्यादा टेक्निकल, इकोनॉमिक, इन सारी चीज़ों पे अगर आप संदर्भ करें तो वॉर इज़ ऑन, स्टिल ऑन। सिर्फ ये है कि सीज फायर फॉर द टाइमिंग, टिल द टाइम पाकिस्तान कोई एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हमने उनके 3 उग्रवादियों को अभी हाल ही में परसों उनको भी हमने नेस्तनाबूद किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेटेजिकली भारत डिप्लोमेटिकली इस वॉर को हैंडल कर रहा है और अपने दम पर कर रहा है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कि उसको यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से ताना बाना बिठा दिया है कि भारत को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, लेकिन भारत के साथ सपोर्ट करने के लिए 100 से ज़्यादा देश हैं, उसमें कितने देश इस्लामिक देश भी हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है। और आज भारत ने इस वॉर फ्रंट पे जो हमारी तरफ से, जो हमारे सशक्त सैन्य बलों का जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं, वहाँ से कितनी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक कि हमारी अपनी इंडिजीनियस मिसाइल्स, हमारे इंडिजीनियस वेपनरीज किस प्रकार से 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर रहे हैं, बेटर देन इवन द इज़राइल एंड रशिया वॉर्स। उसके बाद हमने बिल्कुल कोलैटरल डैमेज नहीं किया है, हमने उनके अड्डों को ही, जो आतंकवाद के जो गुर, वहीं पे हमने अटैक किए। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी सामने निकल कर आई है कि वर्ल्ड फ्रंट में जिस प्रकार वहाँ के उग्रवादियों को नमाज़े जनाजा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के ही आर्मी के ऑफिशियल्स वहाँ पे उनको दे रहे हैं ऑनर। तो वहाँ से एक चीज़ वर्ल्ड फ्रंट पे समझ आ गई कि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो पाकिस्तान का असली चेहरा, जो पाकिस्तान कहता था कि हम खुद उग्रवाद से त्रस्त हैं, आज वो कन्वर्ट हो गया, वो सच्चाई सामने आ गई। आप उग्रवाद से त्रस्त नहीं है, आप उग्रवाद के
बिजनेस पालते हैं, यू हैव द कोर बिजनेस ऑफ टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ। तो जो आतंकवादी अमेरिका के लिस्ट में थे या रशिया के लिस्ट में थे, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में थे, वो सब उनको उनके पूरा ट्रेनिंग सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। सो वॉर इज़ ऑन, डिप्लोमेटिक वॉर इज़ ऑन, स्ट्रेटेजिक वॉर इज़ ऑन। तो मुझे लगता है भारत इस युद्ध को बहुत ही कूटनीति के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ, और इसके विश्व पटल पे भारत का क्या इमेज रहेगा, भारत के ट्रेड और डेवलपमेंट, जो हम आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और 3री बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, विश्व की 4थी बड़ी आर्मी हमारे पास है, हम कहीं से भी भारत की डेवलपमेंट उससे हिंडर ना हो। क्योंकि देखिए, चाइना पे जब से टैरिफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो मेकिंग इंडिया का एक सपना प्रधानमंत्री मोदी जी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके थ्रू जो वर्ल्ड के लिए हम सबसे बड़ी मार्केट बन चुके हैं, सबसे बड़े सप्लायर आने वाले टाइम में बनने वाले हैं, तो एक प्रकार से हम उस ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली कि हमको युद्ध जीत ही रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, हम उस समय युद्ध जीत गए जिस समय हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी वेपनरीज नहीं थी, हम अपने आर्म्स के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड थे। आज तो हमारे ही आर्म्स बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, वर्ल्ड फ्रंट में इंडिया का जो एक आर्म्स की एक लॉबी है, जो कहीं ना कहीं बड़े देशों तक सीमित थी, आज इंडिया की वहाँ भी एंट्री हो चुकी है कि हम ना केवल आर्म्स की सशक्त प्रदर्शन कर सकते हैं, बट आपको सप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक नया बिजनेस। और ज्योतिषीय गणना से भी मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में 14 तारीख को गुरु का गोचर जो है वो मिथुन राशि में होने वाला है। मिथुन राशि एयर साइन है, तो कहीं ना कहीं एयर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, राहु का गोचर होने वाला है कुंभ राशि में। कुंभ राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि है, वो भी एक एयर साइन है। तो आप देखना कि भारत की जो भूमिका बनने वाली है विश्व पटल पर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, वो उभर रही है। मोदी जी का नेतृत्व ऑलरेडी वर्ल्ड फ्रंट में सबसे टॉप पे चल रहा है। ट्रम्प चाह रहे हैं कुछ क्रेडिट लेने का, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। यद्यपि अगर मोदी जी ने रशिया यूक्रेन की वॉर में एक मध्यस्थता का रोल अपनाया तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो ओवरऑल देखेंगे कि भारत की विश्व पटल पर जो एक विश्व गुरु की संज्ञा उसको आदिकाल से दी गई है, क्योंकि ये वो देश है जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र रहा है। बहुत अरसे तक, जस्ट बिफोर कि मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स की एंट्री, हमारा देश विश्व के लिए एक ऊर्जा का केंद्र था। कहीं वही चीज़ अब भारत के पास वो वापस आती दिख रही है। तो मैं समझती हूँ पहली चीज़ तो वॉर इज़ ऑन। सीज़ फायर का मतलब ये नहीं है कि वॉर ख़त्म हो चुकी है। सीज़ फायर का मतलब सिर्फ ये है, और वो भी जैसे आपने बताया कि उनके कुछ न्यूक्लियर जो स्टेशंस हैं वहाँ के उसकी पेरिफेरी में कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं वो डर गया है पाकिस्तान। और निश्चित रूप से एक भी अगर न्यूक्लियर अटैक भारत की तरफ से होता है तो पाकिस्तान, मुझे लगता है, विश्व के अब ग्लोब में कहीं दिखेगा नहीं। तो उसी को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा है कि वी विल नॉट यूज़ दिस वेपन फर्स्ट, बट अगर हाँ आपने करा तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो एक जो एक डर भय बिन होए न प्रीत, तो एक उसको उस स्थिति में ला दिया है कि नाक में नकेल दे दी है। और पैरेलल टेररिज्म के अगेंस्ट तो एक्शंस हो ही रहा है, हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही है। जी नीति जी, जैसा कि हम जानते हैं इससे पहले जो एयर स्ट्राइक हुई उसका आपने बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन किया था। आपने उस दिन जब स्ट्राइक हुई उससे पहले आपने बताया था कि ये होने वाला है। उसी लिहाज से हम जानना चाहते हैं कि क्या आगे पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा आतंकवाद और पाकिस्तान पर्याय हैं एक दूसरे के। आतंकवादी गतिविधि को कोशिश की जाएगी बिल्कुल अंजाम देने की, तो क्या भारत की ओर से एक्शन लिया जा सकता है? ग्रहों के हिसाब से क्या कहते हैं आप? देखिए, जी पे ये प्रिडिक्शन करी थी। देखिए 4 ग्रह हैं जो मुख्य रूप से वॉर की सिनेरियो को मतलब उसको एक रोल अब निभाते हैं। एक तो मंगल का ये साल है, और मंगल अपने आप में सेनापति की संज्ञा दी गई है, और मंगल को कहीं ना कहीं हम वॉर से रिलेट करते हैं। दूसरा ग्रह है शनि। शनि कहीं ना कहीं एक प्रकार से जज है, न्यायाधीश है, और आपके कर्मों का देवता। अगर कर्म आपने खराब करें तो शनि उसका आपको शुभ और अशुभ परिणाम देगा। और जो 2 मुख्य ग्रह हैं वो राहु और केतु। केतु बेसिकली टर्मिनेशन का काम करता है, ब्लड शेड करता है। और एक जो ग्रह है
जो इस समय मार्स के बिल्कुल सामने, क्योंकि मंगल नीच के चल रहे हैं, मार्स के इस समय बिल्कुल सामने जो है वो प्लूटो, उसको यम के देवता बोला जाता है। तो उनका आमने सामने सम सप्तम जो दृष्टि का संबंध है, उसने वॉर का ये सिनेरियो क्रिएट किया। पाकिस्तान की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो पाकिस्तान की मेष लगन की कुंडली है। 1947 में 14 अगस्त को उनका जो था आज़ादी की घोषणा हुई, तो उससे हम उनकी उनकी कुंडली निकालते हैं। और जो उनकी महादशा चल रही है वो इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र उनकी कुंडली में मारक ग्रह है, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होके। तो मारक ग्रह का मतलब ही यही है कि मृत्यु तुल्य कष्ट देना। और वहाँ पे शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो 4th हाउस में, और उससे केतु की त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, और 4th हाउस होता है उस देश की लैंड को डिनोट करता है, आपकी भूमि को डिनोट करता है। तो मैंने ये प्रिडिक्शन करी थी 7 अंक क्योंकि केतु का अंक है, 8 अंक क्योंकि शनि का अंक है। तो और उस दिन 8 तारीख को चंद्रमा और केतु की युति भी हो रही थी सिंह राशि में। तो चंद्रमा की केतु से युति, शनि का अंक और उससे पहले केतु का, तो उस दिन सटीक प्रिडिक्शन बैठी। हमने एयर स्ट्राइक करी उनके 9 जो उनके पाकिस्तानी के आतंकवादियों के अड्डे थे, और उसके अगले दिन हमारी कंटिन्यूस जो है ड्रोन से अटैक्स चले। उनकी पूरी जो एयर डिफेंस है उसको हमने निस्तो नामूद कर दिया। और किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी भी इस समय, और आर्मी तो मैं उसको बोलूँगी नहीं क्योंकि मुझे किसी भी रूप में वो एक आर्मी वाली जो भावना है वो पाकिस्तान की आर्मी में नहीं दिखती है। इट्स मोर ओवर टेररिज्म ओनली। इट्स लाइक जैसे मैंने पहले बोला पर्यायवाची है। तो उस पर जिस प्रकार से अटैक किया, तो सटीक प्रिडिक्शन इसलिए बैठी कि इस समय मंगल जो हैं वो युद्ध के कारक भी हैं, ब्लड शेड के कारक हैं, सेना के कारक हैं। तो ब्लड शेड होगा, नीच के चल रहे हैं, बिल्कुल नीच के चल रहे हैं। राहु केतु से त्रिकोण में, राहु की दृष्टि है, सामने प्लूटो बैठे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन वर्ल्ड फ्रंट में पड़ रही है, आप देखेंगे रशिया यूक्रेन की वॉर है या इसराइल और हमास की वॉर है, तो कहीं ना कहीं वॉर्स की स्थिति हर देश में छुटपुट बनी हुई है। जहाँ तक पाकिस्तान की आने वाले फ्यूचर की बात है, देखिए पाकिस्तान आप जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर आपने बबूल बोया है तो बबूल ही काटोगे, कांटे बोए हैं तो कांटे ही आपको काटने पड़ेंगे। जो इस समय स्थिति बन रही है ग्रहों के हिसाब से, पाकिस्तान की अपनी सरजमीन में सिविल वॉर्स की कंडीशन एक्सट्रीम में बनी हुई है। जिस प्रकार से बालूचिस्तान आर्मी अभी लिबरेशन फोर्स भी कह रही है कि हम इंडिया के साथ देंगे, क्योंकि बालूचिस्तान वहाँ से अलग होना चाह रहा है, सिंध अलग से अलग होना चाह रहा है। तो पाकिस्तान अपने अंदर ही उसके टुकड़े होने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। भारत का रोल क्या रहेगा? भारत का एक टारगेट है कि हमको टेररिज्म को पॉइंट आउट करके उसको अटैक करना है। मीनवाइल वर्ल्ड फ्रंट में जुपिटर और जो यूरेनस की युति है वो भारत को वर्ल्ड फ्रंट में एक प्रकार से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी के तहत बाकी जो सशक्त देश हैं उनसे सपोर्ट सिस्टम कह लीजिए या उनसे एक प्रकार से अप्रूवल कह लीजिए। ये सपोर्ट इंडिया को मिलने वाला है। बिल्कुल इंडिया को मिलने वाला है। कौन से देश होंगे? मैक्स सारे जितने भी आप वर्ल्ड पावर, चाइना को छोड़ के, ऑब्वियसली चाइना को छोड़ के, रशिया भी, यूएसए भी, ये 2 मेन देश हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं इस्लामिक कितने देश भारत के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में जो 11 साल का कार्यकाल रहा है ये एक रिमार्केबल कार्यकाल रहा है। पैरेलल उन्होंने भारत की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया, हमारे लॉजिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, हमारे इंटरनेशनल ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग किया। इंटरनेशनल फुटेज पे भारत के जो जियोपॉलिटिकल संबंध थे हर देश के साथ, उनके साथ कोई ना कोई हमने जो ट्रीटीज साइन करी हैं, जो हमारे गठबंधन हुए हैं, चाहे यूएसए के साथ हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे किया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे किया है। मतलब हम जिस प्रकार से और देशों के साथ संबंध बना रहे हैं उसका इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक जो बेनिफिट है वो भारत को पाकिस्तान वॉर के साथ देखने को मिल रहा है। प्लस हमारी इस समय एक प्रकार से वी आर नॉट दैट सुपर पावर बट वी आर नॉट इक्वल टू द सुपर पावर्स ओनली, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट जोन ओनली। न्यूक्लियर पावर है, इतनी साहस किसी में आज तक किसी देश में नहीं आया कि एक दूसरे न्यूक्लियर पावर वाले देश को आप अटैक कर दें, लेकिन भारत इज़ द फर्स्ट नेशन जिसने एक न्यूक्लियर पावर के देश को, बीइंग द न्यूक्लियर पावर इटसेल्फ, उसने उसको काउंटर अटैक किया और बहुत सशक्त किया कि उसको अपने घुटने टेकने पड़ गए। तो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो आने वाले टाइम में, मैं बार बार बोल रही हूँ, वॉर इज़ नॉट एंडिंग, वॉर इज़ स्टिल देयर, बट ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है, बहुत डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक वॉर है। वो ऑलरेडी भारत इज़ देयर, इज़ डूइंग। मीनवाइल अक्टूबर में गुरु अतिचारी चल रहे हैं। अतिचारी का अर्थ है कि
प्लैनेट जो है उसकी स्पीड अप हुई हुई है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास जब आ जाता है प्लैनेट का, जो क्योंकि ये जो पूरा ग्रहों की जो आप प्लेसमेंट देखेंगे, ये जो एक्लिप्टिक है ये एक ओवल शेप में है, तो जब ओवल शेप में रेडियस के पास प्लैनेट आता है तो उसकी स्पीड अप हो जाता है। तो इस समय गुरु अतिचारी चल रहे हैं, तो अभी मिथुन में आएंगे और अक्टूबर से लेकर दिसंबर में ये कर्क राशि उच्च राशि में चले जाएंगे। अच्छा, इसमें पैरेलल मुझे इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अपनी उच्च राशि में चले गए। गुरु सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है, प्रोस्पेरिटी का प्लैनेट माना जाता है। बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गुरु की जब प्लेसमेंट अच्छी होती है तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ओवरऑल। भारत की कुंडली की बात करूं तो गुरु अभी मंगल के ऊपर गोचर करेंगे भारत की कुंडली के, और उसके बाद गुरु का गोचर हो जाएगा तृतीय भाव में। तृतीय भाव साहस और पराक्रम का भाव है, कहीं ना कहीं आपके नेबर्स को दिखाता है, आपके मतलब देश के नेबर्स को दिखाता है। वहाँ पे भारत की कुंडली में ऑलरेडी चंद्रमा जिनकी महादशा चल रही है वो विराजमान है, साथ में सूर्य, शुक्र, बुध और शनि, मतलब 4 ग्रह एक ही भाव में, उनके ऊपर गुरु की एक पॉजिटिव युति हो जाएगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे शौर्य, साहस, पराक्रम, सेना और अपनी डिप्लोमेटिक ताकत के बल पर भारत पाकिस्तान को परास्त कर देगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में पाकिस्तान का तो मैं कुंडली देख रही हूँ कि अस्तित्व ही मिटने वाला है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो है इट विल गोइंग टू डिसॉल्व नाउ। पाकिस्तान 3 से 4 भागों में कम से कम आप समझिए कि 2026 तक, हम 25 में बैठे हैं, 2026 जुलाई या अगस्त तक आप देखना 2 से 3 भाग में पाकिस्तान डिवाइड हो जाएगा। ऑफ कोर्स बलूचिस्तान उसमें से एक है, सिंध का भी प्रोविंस अलग हो जाएगा, और जो मेन जो पंजाब का प्रोविंस है वो एक अलग हो जाएगा। साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इसी वर्ष के एंड तक, बिफोर दिसंबर, इट विल मर्ज विद इंडिया। दिस इज़ आई एम 100% श्योर। और ये मैं पिछले जब जनवरी में भी न्यू ईयर की प्रिडिक्शंस में मैंने स्ट्रेट अवे कहा था कि हमारा बॉर्डर स्पेशली जो LOC का जो रेंज है वहाँ से इट विल बी कमिंग इन आवर कंट्रोल मोस्ट ऑफ द LOC रीजन, और जो POK है वो हमारे साथ हर हाल में विलय होगा। एंड दिस इज़ द ओनली कंडीशन PM मोदी इज़ ऑल्सो मैंशनड, क्योंकि PM मोदी की अपनी कुंडली में फिलहाल मंगल में शनि चल रहे हैं 26 मई तक, और उसके बाद मंगल में बुध आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली अपने आप में, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं कहूँ तो एक बहुत डीप स्टडी की कुंडली है। बहुत ज़्यादा उनके जो ग्रहों की प्लेसमेंट है आप देखेंगे, एक तो नीचभंग हो रहा है लगन के अंदर, चंद्रमा का जो उनके भाग्येश है, उसके बाद नीचभंग भी 2 या 3 तरीके से हो रहा है। एक तो मंगल जो स्वामी हैं, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, वो 7 में बैठे हैं, एक वो गुरु से केंद्र में है, और मंगल स्वयं लगन में बैठ के लग्नेश होकर रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल यहाँ पे सेनापति का कारक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का लग्नेश ही मंगल है, तो उनको ऊर्जा देता है। आप इस एज में भी उनकी रोबस्ट हेल्थ देख सकते हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी, बीइंग अ यंग वुमेन, शायद मैं और आप भी उनके जितना काम नहीं कर सकते वो जो इस एज में कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड कि उनका लग्नेश मंगल उनको एक्टिव जो एक लाइफस्टाइल है उसके साथ इतना एसोसिएट करता है कि वो ही कैन नॉट रेस्ट। दिस मैन, द प्लेसमेंट जो मोदी जी के, वो आराम कर ही नहीं सकते हैं, कंटिन्यूस वर्कहॉलिक इंसान है उनकी कुंडली के अनुसार। हेल्थ को लेके कॉन्शियस इंसान है। मंगल बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने में आपको सशक्त करता है, विच ही यूजुअली टेक्स, चाहे नोटबंदी का हो, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में जितने भी डिसीजंस लिए। दूसरा, उनके लाभ भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ है। अब बुध आदित्य योग बहुत कॉमन आपको मिल जाएगा, क्योंकि बुध और आदित्य मतलब सूर्य, ये दोनों प्लैनेट्स, यद्यपि सूर्य स्टार है और बुध जो एक प्लैनेट है, लेकिन बिकॉज हम पृथ्वी के पर्सपेक्टिव में उसको देखते हैं तो हम इन सबको ग्रह बोलते हैं। ग्रह का अर्थ है जिनकी ऊर्जाएं हम ग्रहण करते हैं। देखिए 2 ही प्रत्यक्ष ग्रह हैं जिनको मैं और आप देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, डेट इज सन एंड मून। सन को तो हर समय मून की जो साइकिल है, वेनिंग और वैक्सिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पे हम चंद्रमा को देखते हैं। यद्यपि चंद्रमा जो है वो प्लैनेट नहीं है, इट्स अ सैटेलाइट टू द अर्थ, और वो एनर्जी अपनी ले रहा है सूर्य से, लेकिन हम उसको ग्रह बोलते हैं क्योंकि ग्रह का अर्थ है जिनकी हम ऊर्जाएं ग्रहण कर रहे हैं। और चंद्रमा बीइंग द क्लोजेस्ट प्लैनेट, मतलब ग्रह टू द अर्थ, उसी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड, लो टाइड, दिन और रात की जो साइकिल है वो चंद्रमा की वजह से होती है और सूर्य की वजह से होती है। तो ये 2 मुख्य ग्रह हैं।
तो प्रधानमंत्री जी की कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में सूर्य और बुध की युति है लाभ भाव में। लाभ का मतलब आप ऐसे ही समझ लें कि लाभ का मतलब है गेन्स, आय का भाव। अब उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं वो देश के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, राजा हैं एक प्रकार से, मतलब देश उनके ही कंधों पे भार है। तो बुध और मंगल का जो दशा स्टार्ट हो रही है वो 23 मई से स्टार्ट हो रही है, 26 मई से स्टार्ट हो रही है, 23 मई 2026 तक रहेगी। अब लाभ के लिए मंगल उनसे पराक्रम करवाएगा। किससे करवाएगा? लाभ भाव का मतलब ये भी मतलब होता है कि आपके जो नेटवर्क सर्कल है, तो मोदी जी का नेटवर्क सर्कल क्या है, मतलब देश का नेटवर्क सर्कल क्या है कि आपके जितने भी पॉलिटिकल अलायंसेस हैं, आपके जो फॉरेन अलायंसेस हैं, तो फॉरेन अलायंसेस से उनके जो नेगोशिएशन पावर है आफ्टर मई विल बी दैट स्ट्रॉन्ग कि पाकिस्तान को हर हाल में घुटने टेकने पड़ेंगे। क्योंकि पैरेलल भारत की कुंडली में भी चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य अगेन चौथे भाव के स्वामी है। चौथा भाव देश की भूमि को दर्शाता है। तो भूमि का विस्तार, देश की भूमि का विस्तार थ्रू नेगोशिएशन प्रधानमंत्री मोदी विल डू आफ्टर दिस मई ओनली। तो वॉर का सिनेरियो, वॉर से तो एक डर की स्थिति क्रिएट करी हुई है और पैरेलल यहाँ पे डिप्लोमेटिक तरीके से उसको हम अपने साथ लेंगे। भूमि को, जो हमारी अधिकृत कश्मीर है, पुनः भारत में विलय होगी। तो अगर मैं पैरेलल पाकिस्तान की कुंडली देख रही हूँ, वहाँ पे चौथा भाव भूमि के भाव में विच्छेद, यानी कि उसका डिवीजन। भारत की कुंडली देख रही हूँ तो चौथे भाव का गेन, और मोदी जी की कुंडली देख रही हूँ लाभ भाव से नेगोशिएशन स्किल्स विल बी टू हाई, थ्रू दैट वी विल डू दैट। एंड पराक्रम भारत के भाव का थर्ड हाउस इज एक्टिवेटेड। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट वॉर एंड योर शौर्य या पराक्रम, क्योंकि मंगल वहाँ के कारक हैं। सो बोथ थिंग्स विल बी गोइंग हैंड बी हैंड, एक विद द हमारी डिफेंस फोर्सेस के माध्यम से, दूसरा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के माध्यम से। दोनों को पैरेलल रखते हुए भारत की सरकार इस समय पाकिस्तान को वर्ल्ड फ्रंट में घुटने टिकवाने वाली है। टिक गए ऑलमोस्ट, अभी और ज़्यादा टिकेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपनी ज़मीन जो है हमारे पास आएगी। एक चीज़ और है, मंगल इसके बाद जो है वो सूर्य की राशि में, सिंह राशि में गोचर करेंगे 6 जून को। वहाँ पे केतु का गोचर हो चुका होगा। नो, मंगल एंड केतु की जो यूनियन है वो हमारे भारत के 4th हाउस में होगी। तो छुटपुट जगहों पे जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो हम जानते हैं कौन है। वो भारत के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे ईस्टर्न पार्ट है, वेस्ट बंगाल, तो बांग्लादेशी, क्योंकि आप बांग्लादेश के भी आप हाल समझ रहे हैं, तो जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है हमारे देश में ऑलरेडी, या इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, दे विल बी एक्टिव इन जून। देश के अंदर छुटपुट जगहों पे जो सिविल वॉर की कंडीशन है, या ये हिंदू मुस्लिम को कराने की कोशिश करते हैं ये, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगांव में पहली बार ऐसा टेरर अटैक हुआ है जिसमें आपका धर्म पूछ के उन्होंने आपको अटैक किया है, तो द ओनली रीज़न इज़ कि वो भारत में हिंदू मुसलमान करवाना चाहते थे। बट आई विल सैल्यूट टू द मोदी जी एंड उनकी जितनी भी टीम है, जयशंकर है या हमारे आर्मी ऑफिसर्स है, किस प्रकार से एक मुस्लिम महिला को, एक कर्नल को सामने ला के, मतलब, और 2 महिला शक्ति को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को भी आप देखें, इतना सिंबॉलिक नाम है कि हमारे वीरों ने उस सिंदूर को अपने माथे पर एक प्रकार से विजय तिलक की तरह लगा के उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया है। और वहाँ पे नारी शक्ति को आगे दिखाया है कि जिस प्रकार से विंग कमांडर व्योमिका सिंह और मिस कुरैशी जो हमारी कर्नल रही हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पे सशक्त उनके जब अटैक्स करें हैं, तो उनको ये दिखाया ना, भारत की जो नारी है वो रणचंडी और दुर्गा का रूप लेके अपने सिंदूर से तुम्हारे खून से अपने सिंदूर की लालिमा के रंग को और तेजवान कर सकती है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि भारत की जो संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की सहिष्णुता, कि हम लोग पहले अटैक नहीं करते, वी आर नॉट एग्रेसिव और यू कैन से ऑफेंसिव नेशन, बट नाउ वेरी क्लियर मैसेज, अगर हमसे आपने कोई भी हिमाकत करी हमारे साथ, तो हम बहुत अच्छे से जवाब देना चाहते हैं। और बहुत सी चीज़ें इस वॉर का मैं समझूंगी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है वर्ल्ड फ्रंट में। एक, हमारे सेना का शौर्य विश्व पटल पर आया। सबसे बड़ा है, पाकिस्तान का असली चेहरा विश्व पटल पर आया, उसकी आर्मी का, उनकी गवर्नमेंट का। तीसरा,
पाकिस्तान के अंदर जो सिविल वॉर्स हो रही थी, जो वहाँ पे त्रस्त लोग थे बलूचिस्तान के, या उनका एक प्रकार से उनको पंप अप मिला, इनडायरेक्टली हमने उन्हीं के घर पे उन्हीं के दुश्मनों को ट्रिगर कर दिया यहाँ बैठे बैठे। तो आपका दुश्मन मेरा दोस्त, तो हमने अपना तो काम कर ही रहे हैं, आपके दुश्मनों को भी आपके खिलाफ हमने कहीं ना कहीं और मोटिवेशन फैक्टर दे दिया। तीसरा, जिस प्रकार न्यूक्लियर पावर का हमेशा पाकिस्तान एक भय दिखाता रहता था, उसकी वो औकात भी हमने, जो उसकी अकड़ थी उसको भी हमने ज़मीन पे मिला दिया। किस प्रकार से वहाँ के जो उग्रवादी हैं वो प्ली कर रहे हैं, हम ही मर जाते हाफिज सईद जैसे लोग, और इस आप देखें कि उनकी जो एक कमर थी वो तोड़ दी है। तो ओवरऑल, और टेररिज्म का गढ़ है पाकिस्तान पूरे विश्व में, ये चीज़ हम सामने लेकर आए। तो पाकिस्तान की जो जनता है, अगर उनके बारे में सोचे डीपर पर्सपेक्टिव, जैसा कि हम जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि कई टुकड़ों में बट जाएगा, तो ऑब्वियसली सफ़र तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि 70% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो इस ईयर के एंड तक भुखमरी में चली जाएगी, तो उनको लेकर क्या फ्यूचर सोच रहे हैं आप? देखिए, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे दुख होता है, लेकिन यही सोचने वाली बात है कि अगर देश सशक्त हाथों में हो तो वहाँ की जनता भी प्रॉस्पर करती है। उसका उदाहरण भारत ने देखा। और यही देश अगर ऐसे हाथों में हो जो क्योंकि पाकिस्तान का आफ्टर 71 वॉर, या अभी खुद उनके रक्षा मंत्री ने के बयान से कि पिछले 3 दशक से हम ये डर्टी वर्क करते आए हैं फॉर द बिग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो दे हैव बीन एक्चुअली उनका मोड ऑफ इनकम कह लीजिए, मोड ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट कह लीजिए, मोड ऑफ एजेंडा कह लीजिए, मोड ऑफ स्पेंडी कह लीजिए, या उनका एक सूत्र समझ लीजिए कि आप उग्रवाद को पालो, आप दहशतगर्दी को पालो, और जहाँ जहाँ दहशतगर्द चाहिए वहाँ आप सप्लाई चेन को इनिशिएट करो, क्योंकि जो बड़े देश हैं जो आर्म्स में, उनको अपने आर्म्स भी बेचने हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बिजनेस। टेररिज्म इज़ नथिंग टू डू विद जिहाद, विद आज़ादी, नथिंग टू डू विद ऑल दिस थिंग। क्योंकि आप जब तक न्यूसेंस क्रिएट करते रहेंगे, जब तक अलगाववाद और इसको हवा देते रहेंगे, तब तक आपको फंडिंग मिलती रहेगी। आप पीसफुल हो जाएंगे तो आपको फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा। काम धंधा तो करना नहीं है, बच्चों के हाथ में कितने आपने देखा। देखिए, इस्लाम एक धर्म की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और लेकिन वो धर्म आपको किस रास्ते पे लेके जा रहा है, और स्पेशली भारत के अंदर जिस प्रकार से लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं, लैंड जिहाद के केसेस आ रहे हैं, वो कुंभ की ज़मीन भी बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की है। तो मेरा तो ये सवाल है कि आप इतने धनवान हैं, आपके पास इतनी ज़मीनें हैं, आप इतना दान कर सकते हैं, तो आपकी भुखमरी वाली हालत क्यों है? मतलब एक प्रॉपर्टी से बड़ा तो एसेट नहीं हो सकता किसी के पास। अगर इफ़ यू हैव सो मच ऑफ प्रॉपर्टीज़, टू बी ऑनेस्ट, मुग़ल आए, हमारी ही ज़मीन पे उन्होंने कब्जा किया, वही ज़मीन ब्रिटिशर्स ने एक्वायर करी, और वही ज़मीन उसके बाद भारत की सरकार को मिली, जवाहरलाल नेहरू को। तो वो आपकी कैसे हो गई जब वो ट्रांसफ़र हो ही गई? एनी हाउ, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द डिटेल्स, बट यहाँ पे एक इस्लामिक टेरर जो विश्व पटल पर, आप टॉप की 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन निकालें, सबकी सब इस्लामिक है। आप इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएं, कहीं भी आप जाएं, मतलब 99% of the terror is even if you ask me, I myself is a Punjabi, but I know कि कितने मुस्लिम जो इस्लामिक टेरर में बिलीव करते हैं, दे हैव कन्वर्टेड इनटू सिखिज्म, एंड वो फिर खालिस्तानी मूवमेंट को आके लेके जा रहे हैं। दे आर नॉट ओरिजिनल सिख्स, क्योंकि गुरुदेव जी तो ये कहते थे, 1.25 लाख नल एक लड़ाया, तां गोविंद सिंह नाम कराया। गुरुओं की कुर्बानी जो इस देश ने दी है, पंजाब ने जो दी है देश को, जो लहू बहाया है, एक वॉरियर का ये खून है। पंजाबी बेसिकली सिखिज्म इज़ एक्सटेंशन ऑफ हिंदुज़म ओनली। हिंदुज़म की एक कारण से एक फौज थी, सिख जो थे, उन्होंने इस धर्म को या इस पंथ को इसलिए अपनाया कि वो हिंदुज़म की रक्षा करें। गुरु गोविंद सिंह हिंदी नाम है। तो आप समझें कि हमारे ही भगवानों के नाम से आप गुरु ग्रंथ साहब भी जब पढ़ेंगे तो इट्स ऑल गीता और गुरु ग्रंथ साहब का जो ज्ञान है आप कंबाइन करेंगे, इट्स वन वर्जन और द अदर ओनली। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से भारत की एकता, संप्रभुता और भारत के अंदर विच्छेद करने का या उसको विभाजन करके इस्लामिक टेरर को क्रिएट करने का और उनकी जिहादी मानसिकता को डालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बिजनेस है।
इसको आज़ादी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसी के थ्रू इस नेशन को फंडिंग मिल रही है, क्योंकि और कोई तो प्रोग्रेसिव काम इन्होंने करना नहीं है। जी। और पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट का राज है, ये सब जानते हैं, और जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर अताउल्ला तरार जैसे जो मंत्री हैं वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया में ये सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है? निश्चित रूप से तख्ता पलट, देखिए ऐसा लगता है कि इमरान खान वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तख्ता पलट से ज़्यादा पाकिस्तान में तख्ता है किसका? शहबाज शरीफ का थोड़ी ना, आर्मी का है। आर्मी का, और आर्मी अभी भी फेक न्यूज़ के थ्रू अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस समय इस समय आवाम भड़केगी, उसको आटे की कीमत पता चल रही है। पानी रोकने के बाद अब पानी की प्यास से तरसेगा, पानी से जो पावर प्लांट्स चलते थे बिजली से मरेगा। पाकिस्तान के जो लोग हैं दे आर द बिगेस्ट सफरर्स। जब सफरिंग पीक पे जाने वाली है, चली रही है, और पीक पे जाके वही ब्लास्ट करेंगे। ओवरऑल छोटे छोटे आर्मी के ही गुट बन जाएंगे वहाँ पे। अपने ही लोग, अपने ही पाकिस्तान के लोग अपने आप को डिफेंस करने के लिए अपने छोटे छोटे गुटों में, बार बार बोली, मल्टीपल डिविजन्स ऑफ दिस नेशन इज कमिंग इन द पिक्चर, एंड दैट टू वायलेंट काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होगा, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्रूरता के तहत पाकिस्तान की आवाम गुजरेगी, क्योंकि उसने इन लोगों को जिस प्रकार से टेररिज्म को उन्होंने पाला, कीमत चुकाई है आवाम ने। तो अब आवाम रिवोल्ट बैक करेगी, तो तख्ता पलट भी होगा, पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी खत्म होगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आने वाले 1 से 1.5 साल में मैं तो नहीं समझती कि पाकिस्तान इतना सा ही रह जाना है और उसके 4 भाग हो जाने हैं, तो उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा, और टेररिज्म पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक रहेगा। लेकिन हाँ, जो टेररिज्म को पाल के उसका बिजनेस करते हैं वो भी एक्टिव रहेंगे पैरेलल। तो आई वोंट से कि इट विल ज़ीरो डाउन, बट येस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और भारत पे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उस पर बहुत कंट्रोल आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनने वाली हैं, इसमें बांग्लादेश का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, बांग्लादेश विल बी नेगेटिव, मैंने जैसे बोला है, बिकॉज चाइना उस तरफ से उनको फंडिंग भी करेगा, वहाँ से जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको प्रमोट भी करेगा। यहाँ पे मैंने बोल रही हूँ कि 6 जून के बाद मंगल और केतु की जब युति होगी तो देश में सिविल वॉर्स की कंडीशन, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का थ्रू बांग्लादेश, वो थोड़ा और एक्टिव हो जाएगा। तो बांग्लादेश बिल्कुल सपोर्ट में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो भी टेररिज्म से ग्रस्त है कहीं ना कहीं। वहाँ पे जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी है, वो उसका इम्पैक्ट चाइना उसको एज अ टूल किट यूज़ करेगा टू डिस्टर्ब पीस एंड टू क्रिएट सिविल वॉर, कि हमारी ग्रोथ जो है वो चाइना के लिए गले की एक फांक बनी हुई है, तो उसको वो हैम्पर करने के लिए कोशिश करेगा। निश्चित रूप से बांग्लादेश इज़ अ सीरियस इशू। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट इज ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन। अगर चाइना के परिप्रेक्ष्य से देखें तो चाइना ने तो खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया है, पाकिस्तान के साथ खड़े हम, ये साफ तौर पर कह दिया गया। अगर आप कह रही हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, आगे पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ता है, हम पीओके लेते हैं, तो चाइना की क्या स्टैंडिंग रहने वाली है ऐसे में? देखिए, चाइना सामने तो वॉर करेगा नहीं कभी भी। ये ऐसा देश है जो आपके बॉर्डर्स को इनसिक्योर कर रहा है, उधर से पाकिस्तान, इधर से बांग्लादेश, इधर से श्रीलंका। ऑब्वियसली वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ और बढ़ाएगा। वो ये कोशिश करेगा कि वो यूएस के साथ अपने जो ट्रेड समझौता है उसमें थोड़ी सी उसको वहाँ पे रियायत मिले, ताकि उसकी सस्टेनेबिलिटी और बढ़ी रहे। तो चाइना विल प्ले डिप्लोमेटिक इन द होल सिनेरियो, भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन भारत की जियोपॉलिटिकल जो लेवल पे जो उसकी इस समय साख बन चुकी है, उसके प्रेशर में ज़रूर आएगा, बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट विल टेक फेवर ऑफ पीएम मोदी मोर एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली चाइना। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक एंड पैरेलल रशिया का जो सपोर्ट है हमारे पास, वो हमारे लिए बहुत, एक प्रकार से मैं समझती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो चाइना विल बी डूइंग इट्स जो एक्टिविटीज़ वो करता है, बट कंपैरेटिवली मैं बार बार बोल रही हूँ, जो पीएम मोदी की मंगल में बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है, और भारत की चंद्रमा में सूर्य, और उसके बाद भारत की मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं भारत के द्वितीय भाव यानी कि 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस शोज कंट्री के फॉरेन कनेक्शंस।
तो फॉरेन कनेक्शंस का लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस इज़ योर वेल्थ। सेकंड हाउस जो राजकीय कोष या राजकीय भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वो हम सेकंड हाउस से कंसिडर करेंगे। वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। तो फॉरेन पॉलिसीज़ के माध्यम से भारत के राजकीय कोष में इजाफा। तो मीनवाइल में अगर पैरेलल पोजीशंस देख रही हूँ कुंडलियों की, तो चाइना की इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से चाइना की इकोनॉमिक पावर कंपैरेटिवली डिक्रीज होगी, भारत की बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए फेवरेबल वो कोई काम नहीं करेगा। बट ओवरऑल मैं बार बार बोल रही हूँ, जियोपॉलिटिकल और फॉरेन मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से वी आर इन दैट डिप्लोमेटिक पोजीशन कि ऑल थिंग हम उसको अपने गेंस की तरफ लेके जाएंगे टू एन एक्सटेंट। जी, बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई कि पीओके इंडिया वापस ले लेगा, इसके अलावा पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा और चाइना की जो पावर है वो कम होगी, इंडिया की अब डोमिनेंस बढ़ने वाली। बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान घुटनों में आ जाएगा और पाकिस्तान का फ्यूचर आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या रहने वाला है? हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं इसके अलावा आपसे हेल्थ के फ्रंट पर सवाल लेना चाहूँगी कि हेल्थ के फ्रंट पर कैसे रहने वाला है, क्योंकि मैं अभी आम आदमी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं देश की बात कर रही हूँ। जिस तरीके से हमने वॉर के ऊपर जाना, हेल्थ के फ्रंट में हमने देखा कि कोविड बीमारी आई थी 2020 में, कई जाने गई। क्या इस तरह की कोई बीमारी आने के भी कोई चांसेस हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? जी देखिए, राहु का जो गोचर है वो बेसिकली कोविड की भी जब बीमारी आई थी, राहु और केतु ये संक्रमण के कारक हैं, इन्फेक्शन देने के कारक हैं। और केतु जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं डैट वाज एक्टिव। और अभी भी जब गोचर बदलेगा तो राहु जो है हमारे देश की कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे और उनकी दृष्टि हो जाएगी छठे भाव में। छठा भाव ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, यानी कि देश के अगर रोग देखने हो या देश का हेल्थ फ्रंट देखना हो तो हमको सिक्स्थ हाउस को कंसिडर करना पड़ेगा। वहाँ पे राहु की दृष्टि आ जाएगी, लेकिन पैरेलल दृष्टि गुरु की होगी, क्योंकि गुरु हमारे सेकंड हाउस में बैठ जाएगा। यानी कि राहु और गुरु की दोनों की दृष्टि भारत के छठे भाव में। यस, आने वाले समय में संक्रमण जैसे कुछ ऐसे कीटाणु या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वायरस आ सकते हैं देश के अंदर। मैं देश की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड फ्रंट पे भी है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एयरबॉर्न डिसीजेस, बिकॉज एयर साइन में राहु विल बी ट्रांजिटिंग, तो एयरबॉर्न डिसीजेस जिस प्रकार से कोविड भी एक प्रकार से एयरबॉर्न ही था कि थ्रू हमारी सांस की प्रणाली के थ्रू ही वो एक से दूसरी जगह जा रहा था और अकॉर्डिंगली म्यूटेट कर रहा था। तो येस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट जो अब जो म्यूटेशंस आएंगी वायरस की वो इतना हार्मफुल नहीं होंगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑलरेडी नाउ वी नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जिस प्रकार से हमने लॉकडाउन किया या एक प्रकार से डिस्टेंस मेंटेन किया या वट एवर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किया, तो अब हमारे पास वो टैकलिंग पावर जो उसका जो डैमेज है या एक प्रकार से कहें कि उसकी जो उसको मैनेज करने की हमारे पास सेंस आ चुकी है। पैरेलली फार्मा बिजनेस बूम करेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली उसको बेनिफिट होना ही होना है। तो बीमारी आने के चांसेस हैं। बट मैं यही बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जितने भी लोग हैं अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ, क्योंकि मंगल का साल है, मंगल कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के प्रति सजग होने को बोलता है। चाहे आप योगा करते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, पैरेलल मेडिटेशन करते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आपकी दशा ही खराब चल रही है या आपकी एज ऐसी चल रही है, ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी इलनेस, तो आपको ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा। कौन से ग्रह हैं जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं और हमें ऐसे क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं जिससे हमारी बीमारियां ना हो और हमारी हेल्थ ठीक रहे? देखिए, व्यक्तिगत कुंडली में तो जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज़ योर लग्नेश, क्योंकि वही आपकी हेल्थ को भी डिनोट करता है, और सेकंड इज़ दी सिक्स्थ लॉर्ड जो बीमारी को डिनोट करता है। लेकिन व्यापक रूप से 2 प्लैनेट्स हैं जिनको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक तो सूर्य, क्योंकि आरोग्य के कारक हैं। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आप जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली, आपका बॉडी की फंक्शनिंग इंटरनल ऑर्गन्स की भी उतनी अच्छी रहेगी। सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, आप उसको पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र की चैंटिंग, क्योंकि गायत्री एक ऐसी साधना है जो बहुत सिद्ध साधना है और
मेरे ख्याल से सारे हम लोगों को एज अ हिंदू वी शुड नो, तो गायत्री मंत्र आप 108 बार पढ़ें। पिता का कारक है, पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएं, उनकी सेवा करें। सत्ता का कारक है, तो ओवरऑल आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा प्लैनेट जिसको जीव कारक बोलते हैं नाड़ी जो ज्योतिष में भी, वो है गुरु। गुरु इज़ द मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट इन द होल क्लैन ऑफ प्लैनेट्स। तो गुरु का होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। गुरु अच्छा कैसे होता है? गुरु जैसे शब्द ही बता रहे हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करना। ज्ञान और विजडम का कारक है। अपने ज्ञान और विजडम को हेल्थ की नॉलेज से आप इंक्रीज करेंगे। यू शुड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल एनर्जी। तो अपने ज्ञान को आप उस तरफ लगाएं, अपनी नॉलेज को एनहांस करें, इग्नोरेंट ना रहें, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखें टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ थ्रू एक्सरसाइज, डाइट एंड अदर थिंग्स। दूसरी गुरु माता गाय का भी कारक है, हम उसको माँ ही बोलते हैं। तो गाय की सेवा करने से, गाय को आप भोजन कराएं। आजकल गायों के साथ बहुत ही इल बिहेव होता है, वहाँ देखें कि उनके साथ ऐसा ना हो। गाय की आप जितनी सेवा करेंगे, और खाना गाय को जब भी खिलाएं, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हाथों से खिलाएं और गाय की जिह्वा से अपने हाथ चटवाएं। कहते हैं कि ग्रह यहीं, इस हाथ में भी वही ग्रह रहते हैं। यत्त पिंडे तत्त ब्रह्मांड। आप जहाँ जहाँ एग्जिस्टेंस है वहाँ वहाँ वो पूरा ब्रह्मांड, वो सृष्टि वहीं पे विद्यमान है। अगर आप सोलर सिस्टम को देखें तो सूर्य सेंटर में है और ये प्लैनेट्स इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और आप फेनल डाउन करेंगे तो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे तो एटम है। एटम के बीच में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यत्त पिंडे तत्त ब्रह्मांड, वो सृष्टि की संरचना सूक्ष्म रूप में भी वैसे ही है जैसी वो विराट रूप में है। तो वैसे ये ग्रह इस हथेली पर भी हैं। और गाय को में सारी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो गाय की जिह्वा से अपनी हथेली को चटवाएं, वो आपके लिए बहुत है। गाय के पास रहें, पीपल की सेवा करें। जितना आप नेचर को देंगे उतना आपके पॉजिटिव चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। ब्राह्मणों की सेवा करें, मंदिर में जाएं, चैंटिंग करें। आप देखेंगे मंदिर में आप 15 मिनट भी बैठ के ईश्वर से कनेक्शन करते हैं तो आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसी सेवाएं करें, लोक कल्याण की सेवाएं करें। चंदन और केसर का तिलक लगाएं, बहुत अच्छा, वो भी स्पेशली अजना चक्र में। ये आपके ध्यान का केंद्र है। हम जो सामने है उससे कहीं ज़्यादा हम सबकॉन्शियसली प्रभाव रहता है। देखिए, दो ग्रह आप साक्षात रूप से देख सकते हैं। सूर्य देख रहे हैं तो दिन में आपको रोशनी भी दिख रही है, तपिश भी दिख रही है, गर्मी भी दिख रही है। रात को चंद्रमा की शीतलता दिख रही है। लेकिन गुरु को आप नहीं देख रही हैं, आप शनि को नहीं देख रही हैं। लेकिन प्रभाव शायद उनसे ज़्यादा है। मैं और आप हवा को नहीं देख पा रहे हैं इस समय, लेकिन वो हवा ही है जिसके माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। वो हवा ही है प्राणवायु ऊर्जा जिसकी माध्यम से हमारी सांसें चल रही हैं। वो हवा ही है जिसकी माध्यम से, उस स्पेस के माध्यम से लाइट ट्रेवल कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं और आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी पावर को हम समझ सकते हैं। तो जो तो अप्रत्यक्ष है वो कई बार नहीं, अनुमान सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है वो आपके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जो सूक्ष्म शरीर है, जो आध्यात्मिक शरीर है, उसको जागृत करिए। यही गुरु प्रेरणा देता है। तो आप जितना हो सके अपनी रूट्स के पास, जो भारतीय संस्कृति है, पेड़ हमेशा अपनी जड़ के पास मजबूत होता है। दिस इज़ टाइम टू गो बैक टू योर रूट्स। हम कहीं ना कहीं जेन जी है, जो मॉडर्न कल्चर है, हम अपनी रूट्स से बाहर जा रहे हैं। रात रात जाग रहे हैं, रात रात मोबाइल्स में हम पूरा, ये दिस मोबाइल, दिस मीडिया इज़ ऑल राहु। कलयुग में राहु को राजा बोला जाता है। लेकिन इसका आपको सकारात्मक, इसको क्या कहूँ, नहीं मैं म्यूट कर रही हूँ। कलयुग में राहु को राजा बोला गया है। राहु इज़ ऑल अबाउट ब्लैक मीडिया। ये जो माइक है, जो कैमरा है, सब राहु ही है। आप देखेंगे सोशल मीडिया, इट्स एवरीथिंग इज़ राहु। आज हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, ब्लैक नेट की बात कर रहे हैं। तो राहु बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसको सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो आप टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट लीजिए, नॉट नेगेटिव। डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट। जिस प्रकार से आजकल मेरे पास जेन जी के बच्चे आते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स इशू हो रहे हैं, पेशेंस नहीं है, टेम्परामेंट इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, कन्फ्यूजन का स्टेट है, पेरेंट्स के साथ अच्छे संबंध नहीं है, एक लोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं। तो आप देखिए ये सारा प्रभाव राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ डैमेजिंग। एआई का टाइम है।
एआई को सकारात्मक यूज़ करना है, क्योंकि एल्स एआई विल बी लाइक उससे बड़ा आपको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। तो यही बोलूँगी कि एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु को और सूर्य को अच्छा करें, और दूसरा राहु को अच्छा करें। राहु को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। राहु को अच्छा कैसे करेंगे? अपडेट योरसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज। बहुत ज़्यादा आपको फॉरेन जो नॉलेज है उसको आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। जितना हो सके अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते रहें, बट उसके चंगुल में नहीं फंसना है, उसके ग्रैब में नहीं फंसना है। और साथ साथ राहु कहीं ना कहीं नशे की आदत डलवाता है। आजकल का यूथ नशे की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो आपको इससे बचना है। उससे आपका राहु का नेगेटिव ट्रेड जो है वो सक्रिय हो जाएगा। राहु को सर्प की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में। तो राहु केतु की वजह से काल सर्प दोष भी बनता है। जब सारे प्लैनेट्स राहु केतु की एक्सिस में आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में काल सर्प दोष बनता है। यद्यपि विश्व के सबसे बड़े सक्सेसफुल अगर आप लोग देखेंगे, मुकेश अंबानी देखेंगे, धीरू भाई अंबानी देखेंगे, लता मंगेशकर देखेंगे, सचिन तेंदुलकर देखेंगे, हर एक की कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए प्रेरित करता है, देन आपको रिजल्ट देता है। बट एनी हाउ, तो सर्प है, सर्प मोड़ से भागता है। तो राहु का एक और उपाय है विच इज़ वेरी इफेक्टिव। अपने आसपास मोरपंखी को स्टैब्लिश करिए। और राहु का अंक 4 है, तो 4 या 4 के मल्टीपल, तो कपल मतलब इवन नंबर्स में आप मोरपंखी को अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं, अपने बेड साइड पे रख सकते हैं, अपनी एंट्रेंस डोर के पास रख सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट पे उसको सजाया है, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा, राहु कहीं ना कहीं मलीच प्लैनेट है। जो वर्कर्स होते हैं, जो एक, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करती, कर्म में विश्वास करती हूँ। जो थोड़ा सा स्वीपिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आप हेल्प आउट करिए। राहु नशा देता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नशा करिए, नशा तो आपको छोड़ना है, लेकिन जो लोग नशा के आदी हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि स्पेशली कोई राहु का सर है, तो सर पेट नहीं है, और ये राहु इज़ द अल्टीमेट। आपकी कुंडली में जहाँ राहु बैठा होगा वो आपकी अल्टीमेट डिज़ायर, और वो डिज़ायर कभी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि उसकी तृप्ति नहीं होगी। उसका पेट नहीं है, उसके मुंह में जितना डालो वो मांगता ही रहेगा। तो राहु जहाँ बैठा है उसको कंप्लीट आपकी डिज़ायर्स को डिनोट करता है। एक राहु और दूसरा मंगल, तो उसकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि आप जो स्वीपर्स हैं, जो खाते हैं, जो नहीं खाते उनको नहीं, उनको तंबाकू डोनेट करिए। वो जितना तंबाकू खा के थूकेगा, आपका राहु का नेगेटिव इफेक्ट कटेगा। दूसरा, नई जो वस्त्र हैं, आपकी जो परिधान आप पहनते हैं, वो आप नए नए ट्राई करिए। इनवाइट न्यू फैशंस टू योर वार्डरोब, इट विल इंक्रीज द राहु इम्पैक्ट। यूज़ लैविशली चंदन का परफ्यूम। सैंडलवुड से सांप डरते हैं, सो राहु का नेगेटिव इफेक्ट सैंडलवुड से कम होता है। तो चंदन का इत्र लगाएं, चंदन के डिफ्यूज़र्स लगाएं घर में, चंदन की अगरबत्ती या धूप जलाएं। चंदन का जितना प्रयोग करेंगे राहु का नेगेटिव इफेक्ट खत्म होगा। बाकी फिर कुछ लाल किताब के उपाय हैं, जैसे कि जौ को कच्चे दूध में उसको आप धो के आप अपने ऊपर से नज़र उतार लीजिए 7 बार। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है कि राहु को पहचानेंगे कैसे नेगेटिव। राहु एक तो ऑल ऑफ अ सडन लॉसेस और गेन्स दिखाता है। एकदम से आपका एक्सीडेंट हो गया, एकदम से कहीं कोर्ट केस लग गया, मतलब बैठे बैठे आपको एकदम से लॉसेस फेस। दिस इज़ द नेगेटिव साइन ऑफ राहु। ऐसे आपको पहचान हो जाएगी कि आपका राहु सही से काम नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे में 400 ग्राम जौ, क्योंकि 4 जो है राहु का अंक है, उसको लेके गाय के कच्चे दूध में वॉश करके अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज नज़र उतार के दिन के समय बुधवार या शनिवार को बहते पानी में उसको बहा दीजिए। इन एनी केस, जैसे मेरे पास फॉरेन से भी लोग आते हैं, वहाँ पे बहाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो माता दुर्गा के मंदिर में नारियल ले लीजिए। नारियल जटा वाला नारियल कहीं ना कहीं आपके रूप स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। आपने नारियल का फेस देखा होगा, तो 2 आँख बनी होती है और श्रीफल बोला जाता है, तो अपने आप में उसमें संपूर्ण सिद्धि होती है और श्री की प्राप्ति होती है। नारियल को अपनी लेंथ के बराबर का आप कलावा लीजिए, सर से लेके पाँव तक का, उसको नारियल में लपेट दीजिए।
थोड़ा सा तिलक लगाइए, सिंदूर लगाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाएं और मैं सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएं। ओम राम रहावे नमा का मंत्र पढ़ते हुए 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप किसी दुर्गा मंदिर में चले जाइए। ये भी पॉसिबल नहीं है, दुर्गा की आराधना करिए और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर करिए। वास्तु के दृष्टिकोण से साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, राहु घर में टूटा सामान होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स टूटी होगी, कोई फ़ोन टूटा हुआ पड़ा हुआ है ड्रॉर में, कोई घड़ी रुकी हुई है, कोई कांच का टुकड़ा रुका हुआ है। छत को राहु से डिनोट करते हैं। आपका छत है, बालकनी है, जो भी ओपन टू स्काई एरिया है, वहाँ पे आपने डंप यार्ड बना रखा है, जितना भी जंक है जस्ट क्लियर इट आउट, क्योंकि वो जगह है जहाँ पे राहु को घर मिल जाता है उसकी नकारात्मक ऊर्जाओं को रहने का। तो उसका साफ सफाई रखनी, साफ सफाई और स्पेशली कांच और इलेक्ट्रॉनिक्स टूटा हुआ उसको इमीडिएटली या तो रिपेयर करिए जी। क्योंकि जिनका राहु खराब है उनके घर में ये प्रॉब्लम बहुत होगी, बहुत जल्दी एसी खराब हो रहे हैं, कभी फ्रिज खराब हो रहा है, कभी फ़ोन टूट रहा है। दिस आर द सिम्टम्स कि आपका राहु इज नॉट गुड। तो ये थोड़ी चीज़ें आप करिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल एनर्जी को भी वो चैनलाइज करता है। तो मैंने आपको हेल्थ का बताया, सूर्य और गुरु को आपने स्ट्रॉन्ग करना है और नेगेटिव एनर्जी से दूर करने के लिए आपको राहु को ट्रीट करना है। जी बिल्कुल। आपने लाल किताब की बात की, कई लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, कई लोग लाल किताब में मानते हैं। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कौन सी ज़्यादा रिलायबल है? देखिए, जो आधार है ज्योतिष का अर्थ है ज्योति प्लस ईश, यानी कि वो दिव्य रोशनी जिसके माध्यम से आप बिहाइंड दिस वॉल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये वेदांग का अंग है, वेदों का अंग है। वहीं पे इन प्लैनेट्स को समझाया गया, भाव को समझाया गया, ये राशियाँ हैं, नक्षत्र हैं। तो वैदिक ज्योतिष जो है वो आधार है, डैट इज़ द वेयर द बेस इज कमिंग फ्रॉम। उसके बाद वहाँ से एक सिद्धांत आया लाल किताब का, एक सिद्धांत आया काली किताब का, वहीं से वास्तु आया, वहीं से हस्तरेखा विज्ञान आया, वहीं से अंक शास्त्र आया। आधार वैदिक ज्योतिषी है। वेदों से पुरातन कुछ भी नहीं है, सबसे पुरातन वेद हैं। उसके बाद इसकी अलग अलग वर्जन आए। जिस प्रकार आप साइंस पढ़ते हैं 8th स्टैंडर्ड तक, 10th और 12th तक, 10th तक, उसके बाद आप फिर पढ़ते हैं बायोलॉजी, स्ट्रीम्स आ जाते हैं, स्ट्रीम्स आ जाते हैं। सो दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ द वैदिक ज्योतिष ओनली, बट द बेस इज साइंस। द बेस साइंस है दैट इज एस्ट्रोलॉजी ओनली। वो ज्योतिष ही है, वो जो वेदों की साइंस है। ऋषि पराशर का सिद्धांत, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत है, नारद मुनि का सिद्धांत है, भृगुनंदी नाड़ी है, ऋषि पराशर का है, वारामीर है। तो अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने सिद्धांत, लेकिन जो मूल आधार है, जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, जो ग्रहों का ज्ञान है, राशियों का ज्ञान है, नक्षत्र का ज्ञान है, वो वेदों से ही आया जी। इसके अलावा आजकल लोगों की मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ग्रहों के हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, आइडियली जो मैरिज का कारक बोथ मेल एंड फीमेल वो गुरु है। तो गुरु को जैसे मैंने बताया कि जो गुरु के मैंने आपको उपाय बताया, जो दूसरा सबसे बड़ा कारक मैरिज का होता है वो शुक्र होता है। शुक्र को अच्छा करना है, क्योंकि शुक्र आपको जीवन में मैरिज का सुख भी देता है, लग्जरी भी देता है, कंफर्ट जोन भी देता है, बेड प्लेजर जो साउथ ईस्ट जोन है आपकी, जो 12th हाउस है आपकी कुंडली का, उसका भी वही कारक होता है। वहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं। क्योंकि दो चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, आजकल कुंडली मिलान सब बोलते हैं। कुंडली मिलान एक तो इट्स ओनली 30%, 33% जो है वो रोल है कुंडली मिलान का, कि आपकी परस्पर कुंडली एक दूसरे से मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। उसमें मंगल दोष भी देखा जाता है और भी बाकी चीज़ें देखा जाता है, नाड़ी देखी जाती है, एक दूसरे के जो राशियाँ हैं वो एक दूसरे से कहाँ बैठी हैं, ये सब देखा जाता है। लेकिन उसके बाद आपकी यानी कि पुरुष और स्त्री की परस्पर कुंडली कैसी है, एक दूसरे से उनके मंगल कैसे हैं, उनके शुक्र कैसे हैं, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करते हैं तो कैसे हैं, आपको विवाह का सुख है कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विवाह के बाद विवाह में रिलेशनशिप में एक प्रकार से अटैचमेंट का सुख है कि नहीं है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो मुख्य रूप से हम विवाह करते हैं, संतान का सुख है कि नहीं है, फिर आपकी लॉन्जिविटी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक जने का लाइफ टू शॉर्ट है, एक की लाइफ ज़्यादा है तो फिर वियोग का योग आएगा। लेकिन कई लोग कुंडली नहीं मिला पाते हैं, कई लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, या फिर कई बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं मिला पाते हैं। अब उनकी शादी हो गई है, उसके बाद वो क्या करें जिससे प्रॉब्लम्स ना आए? देखिए, जो विधि का विधान है वो होना ही होना है। आप कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, आपको ये जीवन साथी इस रूप में मिलना है, वो आपको मिलेगा।
टू एन एक्सटेंट हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो आप भाग्य लिखवा के लाए हैं, जो भी आप प्रारब्ध लिखवा के लाए हैं अपने संचित कर्मों के द्वारा, या इस जन्म में जो कर्म करके आपने अपने भाग्यों को चेंज किया है, वो भोगना आपको ही है, तो वो आप भोगेंगे ही भोगेंगे। कुंडली मिलान के बाद भी विवाह टूटते हैं और बिना कुंडली मिलान के बाद भी विवाह सक्सेसफुल होते हैं। कुंडली मिलान खाली आधार नहीं है टू हैव अ सक्सेसफुल मैरिज। योर कुंडली इटसेल्फ, अगर आपके जीवन में एक सक्सेसफुल मैरिज लिखी ही है तो एनी हाउ आपको मिलेगा वो पार्टनर, आपकी मैरिज अच्छी रहेगी। आप कब ज्योतिष के पास जाते हो? ऑब्वियसली आप तब जाते हो जब आप पेन में होते हो, जब चीज़ें नहीं ठीक हो रही होती हैं। अच्छे समय में आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि अच्छा ग्रह आपको सब कुछ दे रहा है, आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। जब आवश्यकता पड़ेगी आप तभी जाओगे। लेकिन ज्योतिष मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस प्रकार से आज की डेट में गूगल मैप खोलते हो, आपको कहीं जाना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जाम है, तो आप अपना रूट चेंज कर लोगे या आप प्रिपेयर हो जाओगे, तो वो आपको एडवांस में प्रिपेयर करती है आने वाले इवेंट के लिए। तो ज्योतिष में आपको एक गाइडिंग फोर्स मिलती है कि मान लो आप विवाह के लिए एक जीवन साथी ढूंढना चाह रहे हो, तो कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा उसकी आपको आइडिया मिल जाता है। कुंडली देख के मैं बोल सकती हूँ कि आपको शायद आपके वर्क स्टेशन में मिलेगा, तो आप अब थोड़े से, अगर वर्क स्टेशन में आपको कुछ कहीं से हिंट मिल रहा है, आप उसको थोड़ा सा सीरियसली कंसिडर करोगे, या आपको आपके फैमिली रिलेशन के थ्रू मिलेगा, तो आप उस पॉइंट को कंसिडर। या अभी आपका विवाह का टाइम नहीं है, अभी थोड़ा मंगल प्रभावित है, आप 2 साल के बाद प्रयास करना, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, प्रोएक्टिवली फिर उस चीज़ों को आप थोड़ा सा टू एन एक्सटेंट प्लान आउट कर सकते हो। शुक्र जो है, जैसे आपने बताया कि विवाह के सुख में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एक तो आपका बेडरूम का वास्तु ठीक कई बार नहीं होता है, बेडरूम में प्लेसमेंट ठीक नहीं होती है। बहुत ज़्यादा जो लोग बेडरूम में डार्क कलर्स को यूटिलाइज करते हैं, आपको पेस्टल कलर्स, ऑफ वाइट शोड्स, पिंक जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र का कारक है, उन कलर्स को यूज़ करना चाहिए। शुक्र क्योंकि माँ लक्ष्मी का भी कारक है, आप जितना साफ सुथरा रहेंगे आप ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करेंगे। आप भी जानते हैं, आप जिस दिन ड्रेसअप होती हैं, सो यू विल हैव दैट अट्रैक्शन फोर्स। सेम फॉर द मैन, सो ड्रेसअप नाइजली, शुक्र उससे खुश होते हैं। शुक्र लव्स परफ्यूम लाइक एनीथिंग। आई ऑलवेज से कि आप निकलो तो ऐसे लगे कि कहाँ से कोई खुशबू की बहार आ गई है। तो आपका घर, आप खुद अच्छे से महकते रहो, मतलब यूज़ लैविशली। वाइट अंडरगारमेंट्स आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप अंडरगारमेंट्स, जो पहला कपड़ा आपकी स्किन को टच करता है, मेल्स में जो सॉक्स पहनते हैं और इवन द हैंकरचीफ एंड द अंडरगारमेंट्स, यूज़ इट। अगर आप वाइट कलर या लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कभी मैचिंग करनी, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल भी टॉन्ड नहीं होने चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका जुराब में छेद नहीं होना चाहिए। अंडरगारमेंट्स हैज़ टू बी दैट क्लीन लाइक योर आउटर गारमेंट्स, और उनको अच्छे से आप परफ्यूम लगाएं, स्पेशली चंदन और रोज़ का। पानी को एक क्लिनजिंग ऑरा माना जाता है, तो जब आप नहाने जाते हैं तो अपने पानी में, बकेट में, या आप शॉवर यूज़ करते हैं तो लास्ट में आप एक मग में ले लीजिए, या अपने बॉडी वॉश में, शैम्पू में ऐड कर दीजिए। ऐड लिटिल बिट ऑफ सैंडलवुड एंड रोज़ का इत्र इन दैट, एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट नेगेटिविटी को क्लीन करता है। वो डाल के आप नहाना चालू करिए तो आपका ऑरा क्लीन होगा। जिन लोगों का चंद्रमा भी प्रभावित है वो कच्चा दूध भी डाल के नहा सकते हैं। शुक्र को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दही से स्नान करने के लिए बोला जाता है। दही में एक तो प्रोबायोटिक एजेंट्स होते हैं, इट इज़ गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो, आपकी स्किन को अच्छा करते हैं। जो अच्छे शुक्र वाले होंगे, एक तो वो ड्रेसअप नाइजली होंगे, आप इजीली पहचान सकते हैं, उनका स्किन बहुत अच्छा ग्लो कर रहा होगा, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे। मतलब दीज आर सम ऑफ द ट्रेड्स यू कैन, कि ये शुक्र अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छा है। जब अच्छे नहीं के ट्रेड दिखेंगे तो आपको उसको ऐसे इम्प्रोवाइज करना है। छोटी कन्याओं का सम्मान करें, और जो सबसे प्रमुख शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, यत्र नार्यस्त्री पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपको नारी का सम्मान करना है, आपको फीमेल पार्ट का सम्मान करना है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोलीग हो, चाहे वाइफ हो। जितना आप नारी को सम्मान और रिस्पेक्ट देंगे उतना आपका शुक्र प्रबल हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। साउथ ईस्ट को आपको चैनलाइज करना है, अपने घर के साउथ ईस्ट में एक तो एरोमेटिक कोई भी डिफ्यूज़र या कैंडल्स लगाएं। दूसरा, क्योंकि धन का भी कारक है, वहाँ पे एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब इंस्टॉल कर दें, आपके कैश फ्लो को वो बढ़ा देता है। तो दीज आर द स्मॉल टिप्स शुक्र को करने के लिए। घर से खाते हुए कुछ मीठा खा के निकलें, तो ये आप करेंगे, आप देखेंगे कि एक
तो जो आपके जो संबंध हैं जो खराब हो रहे हैं वो अच्छे होने लग जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं बाधाएं क्षीण होंगी। और दूसरा, गुरु की पूजा करनी है, ये दोनों को स्ट्रॉन्ग करना। हमारी जो कुंडली है वो हमारे रिलेटिव्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं उसको भी इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। देखिए, हर भाव में मल्टीपल सिग्निफिकेशंस होती हैं। फॉर एन एग्जांपल, कुंडली में अगर आप हम जब ज्योतिष वैदिक कुंडली बनाते हैं तो पहला 12 भाव होते हैं, मतलब 12 आप समझ लीजिए कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर कंपार्टमेंट कोई ना कोई राशि उसमें लिखी हुई होती है, कोई ना कोई राशि उस कंपार्टमेंट की मालिक होती है। जैसे एक घर का मालिक कोई है, आपके घर का मालिक आपके मान लीजिए फादर है, तो साथ वाले घर के मालिक। सिमिलरली लॉर्डशिप दी जाती है वो राशि के द्वारा उस भाव को। हर भाव के कुछ कारक होते हैं, हर ग्रह के कारक होते हैं, क्योंकि राशि का एक स्वामी होता है, वो ग्रह होता है। तो बेसिकली जिस प्रकार से मंगल है ज्योतिष में, सूर्य में आपको जो प्लानिटरी अकॉर्डिंगली बताती है, सूर्य आपके पिता का कारक है। अब आपकी कुंडली में पिता के कारक किस भाव के स्वामी हैं, वो कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, परस्पर डिविजनल चार्ट्स में कौन कौन से शुभ ग्रह उनको देख रहे हैं, युति बना रहे हैं या उनसे संबंध बना रहे हैं, अशुभ ग्रह कैसे संबंध बना रहे हैं, ये सब देख के आपके पिता के बारे में मैं आपकी कुंडली से, विदाउट नोइंग योर पिता की कुंडली, मैं डिकोड कर सकती हूँ। सिमिलरली चंद्रमा माँ का कारक है, इन्हीं पैरामीटर्स में हम चंद्रमा को आंकते हैं। मंगल भाई का कारक है, बुध जो है बहन बुआ बेटी का कारक है, शनि आपके चाचा का कारक है, आपके जो वर्क स्टेशन है आपके सबऑर्डिनेट्स का कारक है। राहु आपके फ्रेंड सर्कल का भी कारक है। कहीं ना कहीं राहु जो आपका जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट करता है नेटवर्क सर्कल, आपके कुछ दोस्त आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग पीछे से सामने अच्छे दिखाते हैं लेकिन पीछे से आपको बैक स्टैप करते हैं, वो आपका राहु बताता है। तो इस प्रकार से हर ग्रह है। अब कुंडली का पहला भाव आप, दूसरा भाव आपका परिवार, तीसरा भाव अगेन भाई, चौथा भाव माँ, पांचवा भाव आपकी संतान, गुरु संतान का कारक है, मैं बताना भूल गई। छठा भाव अब क्या हुआ, चौथे भाव से तीसरा हुआ। जैसे आपके भाव से तीसरा आपका भाई, चौथा भाव माँ, तो माँ से तीसरा हुआ छठा भाव, वो माँ का भाई यानी कि आपका मामा। सिमिलरली सातवां भाव आपकी पत्नी या आपका पति, आठवां भाव दूसरा भाव हो गया आपकी कुंडली से आपका परिवार, तो सातवें भाव से दूसरा भाव हो जाता है आठवां भाव आपके पति या पत्नी का परिवार यानी कि आपका ससुराल। नवां भाव आपका पिता, इवन दशम को भी हम आपका पिता लेते हैं। 11वां भाव आपका बड़ा भाई, और 12वें भाव से नॉर्मली वहाँ पे एज कोई प्लैनेटरी पोजीशन हम देखते हैं, लेकिन अगर 12वां भाव अगर अब आप देखेंगे तो माँ का पिता, क्योंकि वो चौथे भाव से 9वां है। तो ये भावात भावम सिद्धांत है, मैं इसी डेप्थ में नहीं जा रही, लेकिन आपकी चाचा, मामा, बुआ, भाई, वैसे तो सारे एवरी रिलेशन यू कैन डिकोड, आई कैन डिकोड फ्रॉम योर कुंडली इन डेप्थ की उस प्लैनेट की, उस भाव की स्ट्रेंथ देखकर आपके मामा कैसे होंगे, आपकी बुआ कैसी होंगी, आपकी संतान कैसी होगी, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, एवरीथिंग कैन बी डिकोड। सारे रिलेशंस वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किन रिलेशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं और ये सब जो चीज़ें हैं ये कॉर्नर हो जाती हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए उन लोगों को अवेयर करें कि इन चीज़ों पे भी अगर ध्यान दिया जाए तो आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। देखिए, जो मैंने सिद्धांतिक रूप से पढ़ा है और जो अनुभव किया है, ज्योतिष में माँ पिता नो डाउट उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में आता है, वो आपके पार्टनर का आता है, जीवन साथी का, क्योंकि लगन से सप्तम है। तो ये एक ऐसा पार्टनर, और आप कोई भी राशि या कोई भी कुंडली देखेंगे, आप जब आप मित्र और सहमित्र और शत्रुता का भाव होता है प्लैनेट्स के बीच में भी, जैसे सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं या गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं, तो आप देखेंगे कि हर राशि और लगन से जो सप्तम भाव है, या तो उसके साथ मतलब नॉर्मल रिलेशन होंगे या शत्रुता के रिलेशन होंगे, मित्र अति मित्र कभी सामने आता ही नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए कहते हैं अर्धांगिनी, तो आधा आपका अंग, या हम शिव भगवान की भी जो अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में या हमारे आध्यात्मिक मैन्युस्क्रिप्ट्स में हर चीज़ डुअलिटी में, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, तो पार्टनर का कहीं मतलब बहुत ज़्यादा इसी को देखा जाता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप in everyone's life is their partner.
क्योंकि वो एक एनर्जी है जो आपको जीवन परिपूर्ण है कि नहीं है, जीवन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, आपको उस एनर्जी के साथ अगर आपका पॉजिटिव कनेक्शन है जी, तो आप अपने जीवन में कंप्लीटनेस महसूस करते हैं। और उसी एनर्जी के साथ अगर आपका नेगेटिव कनेक्शन है तो सब कुछ होते हुए भी यू आर अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ठीक है। क्योंकि सबसे लंबा रिश्ता यही चलता है, मृत्यु तक। जन्म माँ पिता देते हैं, लेकिन अंतिम तक जो रिश्ता चलता है वो पति पत्नी का चलता है या आपके पार्टनर का चलता है। आजकल लोग लिविंग में भी चल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे संस्कृति ऐसी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है कि मैं समझती हूँ आने वाले और 20-25 साल में जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। बट हाँ, लोग अपनी जेन्युइन जो एक फीलिंग्स हैं उस अटैचमेंट को वैल्यू दे रहे हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली टेकन केयर है। तो मैं हमेशा बोलूँगी कि अपने पार्टनर को वो मान, सम्मान और स्पेस, और स्पेशली बीइंग अ लेडी, मैं आज की डेट में लेडीज़ को बोलूँगी, क्योंकि जब से लेडीज़ का काउंटर पार्ट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हुआ है तो वो थोड़ी वोकल हो गए हैं। वोकल होना अच्छी बात है, आगे बढ़ना जीवन में अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन आपकी सौम्यता और आपके जो स्त्री के गुण हैं उनको आप खत्म मत करिए। वो आपकी शोभा है, उनको आप डाइल्यूट मत करिए। मतलब इतने भी कमा कर इतना भी हो कि आपकी फेमिनिटी ख़त्म होकर मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो जाए। आपकी ग्रेस आपकी फेमिनिटी में है, तो उसको रिस्टोर करके रखिए। तो मेरा महिलाओं से स्पेशली है कि पुरुष तो जो हैं मैं मान सकती हूँ कि उनकी एक सिग्निफिकेशंस होती हैं अपार्ट फ्रॉम कुंडली टू कुंडली, और उनकी राशि के हिसाब से ट्रेट्स होते हैं। लेकिन आज फेमिनिटी जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी की तरफ जा रही है, वो एनर्जीज हैं हम सबके अंदर। वी हैव बोथ क्वालिटीज़, मे बी मेल और फीमेल, बट हमें अपनी जो एक सौम्यता है नारी का, जो एक गिविंग नेचर है, जो एक मातृत्व का भाव है, जो स्नेह का भाव है, जो टेक केयर का भाव है। पुरुष मानसिक रूप से इमोशनली वीक होता है, वी आर इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, उसी के थ्रू हम घर चला पाती हैं, चीज़ों को मैनेज कर पाती हैं। लेकिन जब आप हमारे इमोशन से ज़्यादा हम अपनी ब्रेन को यूज़ करने लग जाती हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ को हमको सस्टेन करके रखना चाहिए। तो वो आजकल कहीं औरतें आगे बढ़ रही हैं, तो वो एक वीक पॉइंट हो रहा है कि इमोशनली वो जितनी अपने पुरुष के पार्ट के साथ या फैमिली के साथ अटैचमेंट थी या डिपेंडेंसी थी, आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि उसी के उन पर जो है रिलेशनशिप एक प्रकार से चल पाते हैं। अब अगर हम थोड़ा पॉलिटिक्स के टॉपिक पे ट्रांजिशन करें, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है उसका क्या फ्यूचर देख रही हैं? टेन्योर कंप्लीट होगा, आने वाली कौन सी गवर्नमेंट होगी? पता नहीं इतने लोगों ने क्या प्रिडिक्शन करी है कि करंट गवर्नमेंट डाइल्यूट हो जाएगी। मतलब जो ज्योतिष जानता है और जिसने मोदी जी की कुंडली देखी है, आई एम टेलिंग यू, मोदी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। 2029 तक ही विल बी इन द पावर। मतलब करंट गवर्नमेंट कहीं से डाइल्यूट नहीं हो रही है, चाहे उनको उतनी बहुमत नहीं मिली, चाहे उनको अपने सहयोगी दल जोड़ने पड़े, स्टिल बीजेपी की गवर्नमेंट विल सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑपोजिशन इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज फार एज अगर मैं कांग्रेस की कुंडली देखूँ या राहुल गांधी की कुंडली देखूँ या इंडिया गठबंधन को ओवरऑल में समराइज करूँ, तो आपस में ही इन लोगों की इंटरनल। राहुल गांधी की कुंडली में क्या देखती हैं आप? राहुल गांधी जी की कुंडली में, टू बी ऑनेस्ट, कंपैरेटिवली अगर प्रीवियस दशा से और आपकी दशा देखूँ तो ही विल बी लाइक अ सपोर्टिंग फैक्टर, मैं कहूँगी, या कांग्रेस के अंदर उनके आने से ऊर्जा आई है। लेकिन उनसे ज़्यादा कंपैरेटिव मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बोला, इफ़ प्रियंका गांधी विल टेक द लीड, कांग्रेस का फ्यूचर इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू द अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इम्प्रोवाइज़ किया है, जो भी उनकी यात्रा रही है, या कह लो कांग्रेस बिल्कुल ही जा रही थी, अभी वो काउंटर करते रहते हैं तो अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं। बट स्टिल इफ़ कांग्रेस वांट टू बी, तो थोड़ा सा उसको कटशट करना पड़ेगा जो उनके अंदर क्लैन में नेगेटिव है। और राहुल गांधी का इन्फ्लुएंस जो है वो फॉरेन जो है भारत विरोधी ताकतों के साथ मुझे लगता है ज़्यादा है। उनको प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए, लेकिन दोनों ही बहन भाइयों की कुंडली में कहीं से पीएम बनने का योग नहीं है। कांग्रेस को फ्रंट फुट पे विद प्रियंका गांधी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अभी भी चाहिए, वो जब तक नहीं आएगी कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। अरविंद केजरीवाल का क्या फ्यूचर है? दिल्ली में वापस आ पाएंगे? देखिए, कमिंग पीरियड में अभी तो नहीं दिख रहा है। अरविंद जी का जो जेल का जो अभी यात्रा रही है और अभी जो बेल पे बाहर आए हैं,
मुझे लगता है अभी स्टिल ही विल गो इनटू दैट प्रोसेस, लीगल इश्यूज उनको परेशान करेंगे जिसकी वजह से वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए भी एक टफ पीरियड है, और सेम मैं आप बोलूँगी कि आम आदमी पार्टी को भी अब अरविंद केजरीवाल से थोड़ा शिफ्ट होना की ज़रूरत है। अगर वो शिफ्ट होते हैं तो उनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, वरना धीरे धीरे पार्टी कमज़ोर होगी, निश्चित रूप से पार्टी कमज़ोर होगी दिल्ली के अंदर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन है? आफ्टर मोदी जी, वन ऑफ द ब्रिलियंट कुंडली आई हैव सीन मिस्टर योगी जी की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली, और लग्नेश दशम भाव में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र त्रिकोण के स्वामी बहुत अच्छे हैं। शुक्र की महादशा है, मंगल के साथ युति है, शुक्र मंगल की, मंगल मैंने जैसे बताया कि पराक्रम, वेलौर, इंस्टेंट डिसीजन, वो योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन है, जो इंस्टेंट, जो एग्रेसिव नेचर है, दिस इज़ दी स्ट्रेंथ ऑफ योगी जी, क्योंकि उनका मंगल लाभ भाव में बैठा है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। भाग्य का भाव, भाग्य कब उदय होगा? जब मंगल के ट्रेड्स वो दिखाएंगे, और मंगल क्या देगा? लाभ के द्वार खोलेगा। तो आने वाले टाइम में जो एक कहते हैं सक्सेसर ऑफ बीजेपी आफ्टर पीएम मोदी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली योगी जी की कुंडली में मेरे को दिखती तो है। आप कह रहे हैं कि एज प्राइम मिनिस्टर हम उन्हें आने वाले फ्यूचर में देख सकते हैं? यस, आई वुड से कि 80 to 90% चांसेस योगी बिंग बी द फेस ऑफ पीएम ऑफ इंडिया आफ्टर मोदी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप ईयर भी प्रिडिक्ट कर पाए? पोस्ट 2029 के बाद, उससे और 2032 के बीच में समवेयर। सलमान खान की बात करें, सलमान खान को बहुत अटैक की धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई की ओर से, तो क्या फ्यूचर में ऐसा देखा जाए कि उनके ऊपर कोई अटैक का खतरा है? देखिए, अभी मैंने उनकी कुंडली एग्जैक्ट अगेन सलमान खान की नहीं है, मैंने प्रश्न कुंडली, आपने जिस समय मुझसे प्रश्न किया तो उस समय दिखा रही प्रेजेंटली नहीं है। प्रेजेंटली जो है आ रहा है मतलब सिंह लगन उदय हो रहा है, सिंह के स्वामी उदय हो रहे हैं, लेकिन राहु जो है वो 8th हाउस में है, विच इज़ मतलब फ्यूचर में अटैक्स होने के चांसेस हैं। मैं समझती हूँ उससे 5 से 6 महीने के बाद ही हैज़ टू बी कॉशियस। ऐसा नहीं है कि उन पे अटैक नहीं होगा। अभी प्रेजेंटली नहीं चल रहा, 3-4 महीने का टाइम, लेकिन 5 से 6 महीने के बाद, क्योंकि प्रश्न कुंडली की एक्यूरेसी 6 महीने तक होती है, तो आज से 6 महीने के बाद देयर आर चांसेस कि उन पे अटैक होगा, बट अभी कोई सिवियरिटी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। बहुत शुक्रिया नीति जी आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और यकीनन बहुत ज़रूरी बातें आपने हमें बताई, और जिस तरीके से आपने पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत सटीक प्रेडिक्शंस की थी, उम्मीद है कि जो आपने अभी हमें बताया है हमें आगे वो देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर उन्हें ड्रॉप कीजिए, हम अगले पॉडकास्ट में आपके साथ हाजिर होंगे और तमाम सवालों का जवाब देंगे। मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा, देखते रहिए जी भारत।